इंडियन पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हर वीडियो में देखो 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज़्यादा वीडियो आएगा लेकिन 21 एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि आप लोग को आसानी हो। एक वीडियो आराम से देखो, फिर दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा देखो, लेकिन जल्दी जल्दी देखो। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये तो पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द चीज़ जो हमने कॉपी किया है, लेकिन हमने ज़्यादा कहाँ से कॉपी किया है? तो हमारा मेजॉरिटी चीज़ ले आया गया है कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, मेजॉरिटी। ठीक है, तो ब्रिटिश और बाकी हम देख लेते हैं कहाँ से हमने क्या क्या कॉपी किया है थोड़ा बहुत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया? जो फेडरल सिस्टम था ना पूरा वो लिया है हमने यहीं से। फेडरल स्ट्रक्चर था, स्टेट सेंटर वो वाला बात। उसके अलावे और क्या क्या लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से? हमने लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस ऑफ गवर्नर। उसके अलावे हमने लिया है फेडरल जुडिशियरी का पावर, इमरजेंसी प्रोविजन और पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी वाला भी। ठीक है, तो आप बोलोगे फिर जर्मनी में क्या था? जर्मनी में क्या था कि इमरजेंसी के दौरान हमारा फंडामेंटल राइट जो ख़त्म कर दिया जाता वो है जर्मनी से। इमरजेंसी का प्रोविज़न जर्मनी से नहीं है, इमरजेंसी का प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आयरिश से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है? देखो आयरिश से हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक तो डीपीएसपी हमने लिया है आयरिश से, डीपीएसपी। बाकी देखो डीपीएसपी के अलावा हमें फंडामेंटल राइट याद रहने चाहिए, वो हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया? हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, और एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, देखो क्राउन का जो मैं कोर्स करा रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको याद करवाऊँगा ट्रिक से। ठीक है ना, और ट्रिक ऐसे नहीं, देखो बहुत सारे ट्रिक लोग ऐसे याद करते हैं कि कोई लाइन या कोई निमोनिक्स, मैं एकदम कॉन्सेप्ट से ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यूएसएसआर क्या कर रहा था। यूएसएसआर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब कुछ लोग, चाहे यूएसएसआर छोड़ो, यूएसएसआर वाला भी तो एक स्टोरी के रूप में, जैसे मान लो जब कुछ लोग यूएसएसआर के पास गए, कुछ लोग, तो यूएसएसआर मान लो पुतिन वहाँ पे बैठे एग्जाम्पल के लिए, तो पुतिन से बोलते हैं, पुतिन के पास जाते हैं, पुतिन बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें? तो ये लोग बोलते हैं कि सर हमें जस्टिस चाहिए। पुतिन फिर पूछते हैं कौन सा जस्टिस चाहिए? तो बोलते हैं सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। तो पुतिन बोलता है कि भाई तुम पहले अपना ड्यूटी तो करो, यानी फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो सिंपल समझो कि जस्टिस भी कहाँ से आया? यूएसएसआर से आया, और ड्यूटी भी कहाँ से लिया? यूएसएसआर से आया। लेकिन क्या आपको लगता है पुतिन को लगा कि यार अब की बार हम 5-10 लोग को भगा दिए हैं तो आगे की बार, अगली बार 100 लोग नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, आप जितना दबाने का कोशिश करोगे उतना लोग और उपद्रव करेंगे। तो पुतिन ने क्या किया, सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा देश के लिए, इसलिए प्लानिंग स्टार्ट किया। तो 5 ईयर प्लान भी हमने यूएसएसआर से लिया। इसी तरह मैं स्टोरी या बताऊंगा कि जैसे कनाडा ऐसा कुछ भी होगा ना जिसमें सेंटर को स्ट्रांग बनाने की बात होगी तो कनाडा से ही लाया। चाहे गवर्नर का अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और गवर्नर का रोल एक एजेंट के रूप में, ये सब कनाडा से है। क्योंकि गवर्नर को रखने का मतलब है आप सेंटर को मजबूत करना चाहते हो, स्टेट में इंटरफेरेंस करना चाहते हो। चलिए, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू, किस एक्ट के बाद ये किया गया? देखो, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस। देखो, जब एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म, आया ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद जो पहला काउंसिल एक्ट आया उसमें ये सब हुआ है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट? कम्युनल इलेक्टोरेट, अब देखो ये आया 1909 में। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था
कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, ठीक है ना, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देना। मुस्लिम लीग बना कब? 1906 ईस्वी में, याद रखना। ढाका में रेजोल्यूशन हुआ था, ढाका में, याद रखना। और मुस्लिम लीग ही प्रोपागेट करेगा इस बात के लिए, ठीक है। तो 1909 में एक्ट आया जिसको क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले क्या है? मोर्ले थे सेक्रेटरी, मिंटो क्या है? वायसरॉय थे, क्लियर? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। करेक्ट बात है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर, मतलब वो चाहते नहीं थे और मतलब करना। भाई ऐसा कौन रहेगा जो पावर को एक्सरसाइज करना नहीं चाहेगा? तो ये गलत स्टेटमेंट है, इनसे छीन लिया गया यार जबरदस्ती। बाई वर्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट डायरकी इज इंट्रोड्यूस। डायरकी सिस्टम क्या था? देखो 1919 के एक्ट में क्या हुआ था कि डायरकी सिस्टम लाया गया। कहाँ पे? मतलब यहाँ पे प्रोविंस में, प्रोविंस में। देखो एक्चुअली दो टाइप का सब्जेक्ट बांटा था, दो टाइप का कैसे सब्जेक्ट बता था मैं बताता हूँ। डायरकी का मतलब क्या था कि हम प्रोविंस में, इसमें गवर्नेंस का सिस्टम का दो पार्ट में बटा था। देखो सिंपल समझो, पहले कुछ सब्जेक्ट है तो कुछ सब्जेक्ट सेंटर को दे दिया, कुछ स्टेट को। तो सेंटर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई डायरकी नहीं। लेकिन जो स्टेट है जिसको उस समय प्रोविंस बोलते थे, उसके सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया कि रिजर्व वाला, रिजर्व, और एक को बोला गया ट्रांसफर। रिजर्व सब्जेक्ट कौन करेगा? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी प्लस जो गवर्नर होगा वो साथ में। लेकिन जो ट्रांसफर सब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था यहीं पे था, जो ट्रांसफर था उसमें बहुत लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता था। तो उसमें कौन करेगा? जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी प्लस गवर्नर, ये मिलके। इसमें से भी ज़रूरत पड़ने पे इस सब्जेक्ट इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। चलिए, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। देखो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका सिंपल मतलब है कि जब भी आप कानून बनाने जाओ तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कानून बना जाए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया। किस नाम से? डायरेक्टिव पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका सिंपल मतलब है कि ये स्टेट कोई पॉलिसी बनाना चाहता है ना, तो पहले कुछ प्रिंसिपल को ध्यान में रखे कि पुअर पीपल के लिए करना है, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, पुअर चिल्ड्रन को बचाना है, चिल्ड्रन को का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ऐसे ऐसी चीज़ों सारे, पंचायत को और इनकॉर्पोरेट करना है, कॉर्पोरेटिव्स को, ये सब बातें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डी ऑप्शन क्या है? ये सही है क्योंकि इसमें डी ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसमें एक्चुअली ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हो रही थी इस एक्ट में, ऑल इंडिया फेडरेशन की। ऊपर सेंटर रहेगा, नीचे सारे प्रोविंस, इवन प्रिंसली स्टेट की भी बात चली थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट कभी इसमें आया नहीं। और एक और चीज़, जो डायरकी सिस्टम था ना, उसको भी इस एक्ट में हटाने की बात चल रही थी कि डायरकी सिस्टम प्रोविंस को उतना ऑटोनॉमी नहीं देता, इसलिए डायरकी सिस्टम को हटाओ। तो ए आंसर है, ऑप्शन इज करेक्ट। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन में ट्रेड की, उसको कब एबॉलिश किया गया ये आपको बताना है। ख़त्म कब किया गया, किस एक्ट के थ्रू? देखो देखो, इवन जो 1973 वाले एक्ट में बोला गया था ना, सॉरी 93 वाले, 1793 वाले, इसमें ही बोला गया था कि 20 साल और कर लो, फर्दर एक्सटेंड कर लो,
कि 20 साल तुम करो, ध्यान देना कि 1813 तक तो करो, अभी तुम्हारी मोनोपोली है, ध्यान देना। उसके बाद 1813 से 20 साल बोला और तुम कर सकते हो इंडिया में बिजनेस, लेकिन तुम्हारी मोनोपोली खत्म, मोनोपोली खत्म। मतलब 1813 के बाद भी 20 साल कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी मोनोपोली खत्म। अब इंडिया में टी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, टी में अभी भी तुम्हारी मोनोपोली है, बाकी में मोनोपोली खत्म, और चाइना के साथ अभी भी मोनोपोली है। तो 1813 का चार्टर एक्ट। क्रोनोलॉजिकल एडर तो हमें पता है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 73, पिट्स इंडिया एक्ट 84। तो अब देखो पहला 1 है फिर 2 है, तो सारा ऑप्शन गया। फिर चार्टर एक्ट, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सब तो हमें गलत ही नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 में आया था। मोन्टैगू इज सेक्रेटरी, चेम्सफोर्ड जो वायसरॉय, ठीक है। टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं। टू एस्टाब्लिश डायरकी, ये तो है, तो 2 तो ऑप्शन में होगा, तो ये नहीं, ये ऑप्शन सीधा गया है। द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जोड़ना है, तो 3 भी करेक्ट है, तो ये गलत है। तो अब क्वेश्चन है 1 करेक्ट है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का कहाँ इतना इशू था यार, मतलब कहाँ इतना देख रहे थे, तो यानी 2 और 3 ओनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, ऑल इंडिया फेडरेशन करेक्ट है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ओके, यानी डायरकी सिस्टम को हटाओ, ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, तो 1 2 दोनों करेक्ट है। यहाँ पे ये और ये गया। अब देखते हैं ए करेक्ट है या बी करेक्ट है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंस, नहीं ऐसा नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही नया था, तो ये 3 गलत है। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा। With reference to the colonial period of India, the trade monopoly of East India Company was ended obviously 1813 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना। Consider the following element with reference to the provision of Morley-Minto Reforms Act in the colonial India. The Morley-Minto Reforms Act raised the additional number of central legislature, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है ना उसका नंबर बढ़ाया गया। सेकेंड ऑप्शन है इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये करेक्ट है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1919 में। देखो अगर आपको ए ऑप्शन नहीं भी पता है तो देखो क्या है, पहले बी को तो हमने करेक्ट कर लिया, यानी ए ऑप्शन को बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इट एम्पावर्स द लेजिस्लेचर टू डिस्कस द बजट, ये भी एक फैक्ट है, वो भी याद होना चाहिए आपको। 3 भी करेक्ट है। अब एक और चीज़ देखो, अगर नहीं भी आपको ये ऑप्शन पता हो ना, मान लो कि हर बार नंबर इंक्रीज किया ही गया सेंट्रल लेजिस्लेचर का, तो सी इज ए करेक्ट। हर बार पिछले एक्ट के बाद एक एक्ट इंक्रीज किया गया। 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये कब क्रिएट किया गया? शिमला कॉन्फ्रेंस में, क्रिप्स, कैबिनेट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। किस में किया गया ये बताना है आपको। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में हुआ, ठीक है। बाकी एक्ट में बात ही नहीं चल रही थी, मतलब बात ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंस, करेक्ट है। सेम क्वेश्चन कितना बार पूछे हुआ है इन्फॉर्मेशन को। और मोन्टेगू रिफॉर्म्स कमेटी वाज रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब सेम ही चीज़ तो लिखा हुआ है यार, तो एक करेक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, भाई नॉर्मल बात है। सेकेंड, मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पहली बार आपको बताना, पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल कब बना था? 1757 में। कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद ये पोस्ट खत्म हो जाता है 1773 में एक्ट के बाद, और कौन बनता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। एंड द ड्वेल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट बात। ड्वेल सिस्टम हुआ करता था, उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, ड्वेल सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट है। 16 का ए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का क्या है यार, क्वेश्चन ही कट गया।
द फर्स्ट definite step to provide parliamentary control over the East India Company, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला डेफिनेट स्टेप कर लिया गया। कितनी बार कहूँ बताओ। मोन्टेगो चेम्सफोर रिफॉर्म नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को पता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोथ आर लेंदी डॉक्यूमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लेंदी है। चलो नॉर्मल बात बोला भाई, इसमें तो कोई नया नहीं बोला। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 वॉज टेकन एज ए मॉडल एट सब्सटेंशियली इनकॉर्पोरेटेड इन द, हाँ ऑलमोस्ट ऐसा बोला जाता है कि 3/4 तो यहीं से लिया गया, तो ये करेक्ट है। ये हो गया 19। लास्ट हम कर रहे हैं क्योंकि BC हमें करना है। फिर क्वेश्चन कट कैसे जा रहा है, 20 क्वेश्चन का है। थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट एट द एंड, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी कब एंड हो गया, किस एक्टिविटी में। 1813, देखो 1793 में बोला कि भाई 20 साल और तुम मोनोपोली कर लो, लेकिन 1813 में बोला कि 20 साल और तुम बिजनेस कर लो, लेकिन मोनोपोली तुम्हारी खत्म। दो चीज़ अभी कर सकते हो, एक तो इंडिया के साथ टी और चाइना के साथ, 20 साल बाद हम सब खत्म कर देंगे। तो 1833 में एक्चुअली और एक और काम किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला पोस्ट था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट कर लिया। क्या नाम रख दिया, पहला कौन बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बेंटिक। रहने देते, नेक्स्ट वीडियो करेंगे। आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो इसको इस नंबर पे मैसेज करने को मिलेगा। थैंक यू।